देख लो, भारत का निर्यात ना आज भी बहुत कम, आयात बहुत ज़्यादा। उसके बाद जिसके चलते जो हमारा डेफिसिट है ना, तो निर्यात माइनस के आयात जो डेफिसिट है वो इतना लगभग। ये करेक्ट डाटा नहीं है, ये याद नहीं करना डाटा। भारत की स्थिति बताई जा रही है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था तुम्हें इस संदर्भ में पढ़ाई जा रही है ताकि तुम्हें लिखवाने जा सके, ताकि तुम्हारी समझ डेवलप करी जा सके, थॉट प्रोसेस डेवलप हो। इसलिए मैं कुछ नहीं समझा रहा हूँ तो लिखवा नहीं रहा हूँ, इसलिए बैठ के यहाँ तुम्हारी समझ डेवलप कर रहा हूँ। क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन आएगा, जो मैं लिखवाऊंगा उसको कुछ भी नहीं आएगा। करंट अफेयर से अपडेट होगा जो तुम एडिटोरियल पढ़ रहे हो, समझ में आए, जो भी तुम एडिटोरियल पढ़ रहे हो वो करंट अफेयर से अपडेट होगा। 8-10 चैप्टर वे गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, ये सब, ये तब समझ में आ गई, तब तुम वैश्विक अर्थव्यवस्था समझ में आ गई। जब तक वैश्विक अर्थव्यवस्था नहीं समझेंगे तब तक भारतीय अर्थव्यवस्था समझ नहीं सकते, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन का दौर है, अब हम वैश्वीकरण का दौर है। 1991 के बाद जिस तरह स्थिति बदली ना, सब चीज़ हमारा जो मार्केट है आज ना अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर निर्भर कर चुका। जब तक तुम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था नहीं समझ रहेंगे ना, तो तब तक भारतीय अर्थव्यवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकते, समझ रहे हो। आया था जब कहा जाता कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो भी बदलाव होते हैं ना, उनका ना सीधा इम्पैक्ट भारतीय अर्थव्यवस्था पड़ता। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो, इसलिए हम वैश्विक अर्थव्यवस्था को इग्नोर नहीं कर सकते। समझने की बात, अगर तुम वैश्विक अर्थव्यवस्था की नॉलेज होगी ना, तो तुम शेयर मार्केट ही बहुत आसानी से समझ जाओगे, और जैसे शेयर मार्केट समझ लोगे तो सब कुछ तुम्हारी समझ में आ जाएगा, सब कुछ, घर बैठे पैसा कमाओगे। समझने की बात, इतनी मुझे जानकारी। तो यहाँ निर्यात जो माइनस आयात जो आज भी कम है, और इसकी स्थिति 1951 के बाद 2022 तक आज भी ऐसी ही बनी हुई। सरकार ने इतने प्रयास कर लिए, पूरी दुनिया में ना एक विदेश ऐसा नहीं है जिसका निर्यात आयात से ज़्यादा हो। ये समस्या सबके पास है, एक देश को छोड़कर उसका नाम है चाइना। आया समझ में, चाइना का निर्यात आज भी आयात से ज़्यादा। लॉकडाउन में कितनी स्थिति बदतर हो चुकी, उनका निर्यात तब भी आयात से ज़्यादा रहा पूरी दुनिया में। अमेरिका का भी निर्यात कम, आयात ज़्यादा। समझ में आया बात है, लेकिन चाइना का आज भी निर्यात आयात से ज़्यादा, क्योंकि चाइना के लोगों ने ना हमेशा प्रोडक्शन पर ध्यान दिया। 1971 में ना उनकी स्थिति हमारे से बहुत ज़्यादा बदतर थी, आज देखो उनकी स्थिति कहाँ पहुँच चुके हैं। समझ में आया बात या, हमारे यहाँ कहने को अब कहते हैं सरकार ने आंकड़े जारी करे थे 2022 के, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 2 महीने बाद आंकड़े जारी हो। एक साल में 3 क्वार्टर हो, एक तो तीन मतलब 4 महीने के आंकड़े जारी करे जाए, जो आंकड़े 2 महीने बाद जारी हो। 31 अगस्त के आसपास आंकड़े जारी करे थे, 3 महीने के अंदर देश के अंदर कितना उत्पादन हुआ। सरकार कहती है पिछले साल की तुलना करके हमने यहाँ 13.4% का उत्पादन हुआ, यानी लगभग 14% की ग्रोथ हुई हमारे यहाँ से। तो ग्रोथ तो हमारे यहाँ हो रही, जो ग्रोथ तो हमारे यहाँ दिखाई दे रही, आया समझो, लेकिन ऐसी ग्रोथ नहीं हो रही जैसी वर्ष 2001 से लेकर सन 2010 के बीच में हुई। उसे कहते हैं मनमोहन सिंह एरा। समझ ये बात या, यहाँ जो इकोनॉमिक्स बैठे हुए ना, अनपढ़ लोग बैठे हुए, तो मैं बताया था उनकी हालत कितनी बदतर है। उन्हें इकोनॉमिक्स का भी नहीं आता। मैं सोचता हूँ ना कैसे बैठा दिया गया है। समझ बात है। डॉलर वाला मैंने उदाहरण भी दिया था तुम्हें, मैंने कहा था इनसे पूछा गया डॉलर के दाम क्यों बढ़ रहे, वो रुपया क्यों कमजोर हो रहा है ना, रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर ही मजबूत हो रहा है। ऐसे ऐसे तो यहाँ की उदाहरण दे आया समझ। तो इसका अंदर लगा सके एजुकेशन क्या होगा, इनका किस लेवल के पढ़े हुए इंसान होंगे। तो $100 की बात कर रहे हैं, मैंने कहा ये उदाहरण सिर्फ एक महज एक उदाहरण, मैं भारतीय अर्थव्यवस्था को इसके अंदर नहीं पढ़ना, मैं लिख कर पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इसकी समझ डेवलप हो सके। जो टॉपिक लेटेस्ट चर्चाओं में चलने वाला ना, आता कुछ नहीं, वो 8-10 क्वेश्चन आएंगे अर्थव्यवस्था के, वही 8-10 क्वेश्चन जो पिछले चर्चाओं में रहे होंगे ना, आराम से कर ले जाओगे। लेकिन तब करोगे ना जब इसकी समझ होगी। समझ रट कर भी ले जा सब बच्चे, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, पेपर देने जाने सब तैयारी करके जाते हैं। समझ में आया बात है, 8-10 क्वेश्चन में रट कर चले जाते हैं, आराम से नहीं आते हैं। कर्सिया क्वेश्चन, फसलों पैटर्न वाला क्वेश्चन हर साल आना ही आना फिक्स, एक भूखमरी का आना ही आना, कृषि का स्वरूप, जलवायु को क्या परिवर्तन, जलवायु को परिवर्तन कृषि में क्या क्या पड़ रहा है वो आना ही आना फिक्स क्वेश्चन। तो ये तो क्वेश्चन फिक्स, लेकिन इंटरव्यू में तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कहाँ आयात ज़्यादा, कहाँ निर्यात ज़्यादा, और फिर पीढ़ी का भी क्वेश्चन होंगे। तो 3 फेज से गुजरना पड़े, समझ पूरी विकसित हो जा। मतलब कहीं भी तुम खड़े होगे ना, चुप नहीं रह सकते बिल्कुल भी। दिमाग में तो भय, जो नाम का भय हो ना, डर, वो हमेशा साफ हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट अच्छे बना देगा तुम्हारे। तो निर्यात हमारा आज भी आयात आज भी हमारा निर्यात आयात से कम है। तो ये जिसके चलते क्या भारत को नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैंने कहा यहाँ हमारा कोई स्कोप नहीं है कुछ भी। आज 3 ऐसी वस्तुएं, 3 ऐसी कॉमोडिटीज मतलब वस्तुएं, 3 ऐसी गुड्स है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था कमर तोड़ कर रख दी। नंबर 1 हमारा कच्चा तेल होगा, नंबर 2 कोयला होगा, नंबर 3 क्या होगा हमारा, सोना होगा। समझ गए, इन हम कभी भी कम नहीं कर सकते। दूर तक कोई चांस नहीं है, अभी तो कोई चांस नहीं है। आए समझ, मैंने जो चांस है वो पिछली वाली वीडियो में तुम आराम से समझाए, कहाँ स्कोप, कहाँ नहीं। लेकिन साइंस पर मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन अभी कोई स्कोप नहीं है। समझ बात या, कोयला तुम कभी कम नहीं कर सकते। भारत में आज भी 60% जो बिजली बनाई जा रही है ना, वो उसका 60% बिजली बनाने में योगदान कोयले का। समझ में आया बात है, 60% बिजली बनाने का। लोग कहते हैं चलो बैटरी वाली, इलेक्ट्रिक बैटरी वाली आ गई, तो इलेक्ट्रिक बैटरी वाली आ गई, कोई बात नहीं। समझ में आई बात, इलेक्ट्रिक बैटरी वाली को तो चलो कोई बात नहीं, पेट्रोल डीजल नहीं फूक रहा।
लेकिन ये बताओ जहाँ बिजली तो यूज होगी ना, तो वो बिजली तो कहीं से बनाई जाएगी? कोयले से बनाई जाएगी, और तो कोयले का तो इस्तेमाल होगा ना। तो बस हुआ कुछ नहीं, बदला कुछ नहीं, बस स्वरूप बदल गया। कहने को हम इलेक्ट्रिक बैटरी वाली बाइक गाड़ियां ये सब यूज कर रहे हैं, कहने को यूज कर रहे हैं, तो फिर कहीं और यूज हो रहा होगा पोल्यूशन। समझ में आया बात यार? ये बात हम इतना बात बताओ समझ में आया नहीं है? तो हम बात कर रहे थे $50, ये $50 का इसकी प्राप्ति होगी कहाँ से? जो हमें $50 का घाटा हुआ, तो $50 का जो हमें घाटा हुआ ना, इसकी प्राप्ति के लिए बनाया गया IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एक प्रकार का है धन जमा। समझ बात? वर्तमान समय में 190 देश इसके सदस्य हैं। कितने? 190 देश इसके सदस्य है। ये 1944 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1944 में। आज भी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अगर तुम्हारी बाह्य स्थिति खराब हो, एक्सटर्नल तुम्हारी पोजीशन खराब हो, बाह्य स्थिति किसी देश की खराब हो, तो यूँ समझ जाओ अगर उस ऋण की जरूरत हो तो समझ जाओ IMF मदद करता होगा। लेकिन IMF को आरोप लगाए जाते हैं ये विकसित देशों का एजेंट। समझ आई बात है? IMF पर बार बार आरोप लगाए जाते हैं विकसित देशों का एजेंट। अभी तुम्हें समझ में आएगा कि जो अमेरिकन इकोनॉमी ना, उसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर किस तरह काबू किया हुआ। समझ आई बात है? IMF तो सिर्फ एक बहाना, अभी तुम्हें वास्तव में समझ में आ जाएगा। जो IMF है ना, अब IMF कोई व्यक्ति IMF का सदस्य बनना चाह रहा, व्यक्ति कह रहे हैं कोई देश अगर IMF का सदस्य बनना चाह रहा ना, तो इसका मतलब अगर जब ये बनाया गया था ना, जब ये बनाया 1944 बनाया गया था, तो IMF के अंदर केवल 44 ही देश थे। कितने देश थे? 44 देश थे। और ये 44 के 44 ये विकसित देश थे। और इनमें ना, अब इनमें अगर IMF का किसी को सदस्य बनाना, कोई देश कहता है कि हम IMF का सदस्य बना दो, ये काम क्या हुआ IMF का? पता क्या काम हो? इसका काम हो अगर किसी देश की आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिति बहुत खराब है ना, सही बात, उसके पास संकट आ चुका, जैसे श्रीलंका के पास संकट आ चुका वर्तमान समय में, आए समझ में, उसे पैसा चाहिए, तो यहाँ IMF के द्वारा उसे लोन प्रोवाइड करवाया $2.3 मिलियन का, $2.3 बिलियन का लोन देता है। आ जाओ हमारे पास तो पैसे ले जाओ, लेकिन कुछ अपनी चीज गिरवी रख दो हमारे पास, आ जाओ, ये काम होगा उसका। लेकिन तुम्हें इसकी स्ट्रक्चर समझोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ये ना कुछ नहीं है। जो विकसित देश है ना, बड़े बड़े देश है, ये जो 44 देश थे जो इसके संस्थापक सदस्य थे, जिसे बनाया गया IMF को बनाया गया, 44 सदस्य थे। तो जिस उद्देश्य के साथ बनाया है, पहले इसका ऑब्जेक्टिव समझ लो। कहने को ये कहते हैं कि हम गरीब देशों की मदद करते हैं, ये कहने की बात है कि गरीब देशों की मदद करते हैं, तो क्यों इनका ध्यान विकासशील अर्थव्यवस्था की तरफ नहीं है, इनका ध्यान अपना हित साधना, ये विकसित देश अपना हित पूरा करते हैं। अब कैसे करते हैं वो देख लो। 44 देश थे इसमें। वर्तमान समय में ना इसमें एक महत्वपूर्ण चीज क्या है इसमें? IMF में सबसे महत्वपूर्ण चीज हो कोटा। क्या हो? कोटा, जिसे हम पार्टिसिपेशन बोल रहे हैं। कोई व्यक्ति, कोई देश इसका सदस्य बनना चाहता होगा, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर IMF में स्टार्टिंग में कितने देश थे? अगर IMF को कोई भी निर्णय लेना हो, कोई भी फैसला लेना हो, तो एक देश एक वोट का कॉन्सेप्ट रखना चाहिए था। एक देश का एक वोट होना चाहिए। लेकिन इन्हें बहुत तेज निकले, ये 44 देश जो विकसित देश थे ना, ये बहुत तेज निकले। इन्होंने एक देश एक वोट का कॉन्सेप्ट नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? देखो कितने साइंटिफिक तरीके डिजाइन किया इन्होंने, और लोगों को फंसाने की चाल किस तरह थी। जो देश इसके अंदर ज्यादा, ये कोष है एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कोष का मतलब वो एक टोकरी, जो ज्यादा पैसा डाल लगा ना उसका ज्यादा वोट होगा, इसे कोटा कहते हैं। जो ज्यादा पैसा डाल लगा ना इस कोष के अंदर, उसका ज्यादा वोट, जो ज्यादा पैसा डाल लगा। उस टाइम के जो सबसे अमीर देश हुआ करते थे, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं आती। कौन कौन से थे? अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, सब ये देश, पैसे की कोई कमी नहीं आती, सारे के सारे विकसित देश थे। उस टोकरी के अंदर ज्यादा पैसा डला, और आज तक इनकी डोमिनेंसी इस IMF पर बनी हुई। आज तक IMF की डोमिनेंसी इन पर ज्यादा बनी हुई। आज समझ में, अगर इसमें ना जो अमीर देश है, अमीर देशों के पास IMF में अगर कोई निर्णय लेना हो, अमीर देशों के पास आज भी 55% कोटा। और जिस 190 देश इसके सदस्य हो चुके, 44 देश थे इसके शुरू में सदस्य, आज 190 देश सदस्य हो चुके इसके, 190 देश। मैंने कहा 55% कोटा ना किसके पास है? 55 विकसित देशों के पास। कौन से देश हैं? विकसित देश, जो बहुत अमीर देश है। और इसमें ना जो गरीब देश है बेचारे, गरीब देश समझते हो, जो विकासशील देश है, भारत जैसे देश है, उनका वोटिंग राइट केवल 44% है। कितना? यानी बिना विकसित देशों के IMF के अंदर कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। इस बात से अंदाजा लगा सको कि IMF के अंदर ना इसकी जो विकसित देश है उनकी मोनोपोली बनी हुई, उनका एक अधिकार। कहने की कहती है कि हम वित्तीय स्थिति में सुधार करते हैं, हम एक्सटर्नल फ्रंट पर अगर बाह्य स्थिति किसी देश की बहुत खराब हो, आया समझ में, तो हम तुम्हें लोन देते हैं। तो ये कहने की बात है।
आईएमएफ का काम तो वर्ल्ड बैंक का नाम सुना है, वर्ल्ड बैंक का, विश्व बैंक जिसे बोलते हैं। विश्व बैंक देश की आंतरिक अवसंरचना को सुधारने के लिए, देश के अंदर अगर अवसंरचना तुम्हारी खराब हो, तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो, तुम्हारे सड़क रेल पुल, समझ नहीं बात किया, तुम्हारे अच्छी सब चीजें खराब हो, तो तुम जो लोन प्रोवाइड करवाएगा वो वर्ल्ड बैंक होगा। और जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लोन दिया जा ना, ऋण दिया जा, वो दीर्घकालिक हो, क्योंकि सड़क बनाने में टाइम लगेगा, उसका रिटर्न भी लंबा हो। और जो आईएमएफ के द्वारा लोन प्रोवाइड करा जाना वो लघुकालिक हो। आया समझ में, क्योंकि इसकी स्थिति लगातार सुधरती रहे तो कुछ दिनों बाद देना पड़ेगा तुम लोन दियो। आया समझ में। ये भी सवाल पूछे गए पेपर में कि आईएमएफ के द्वारा जो देश हुए, इन देशों को जो लोन दिया जाओ दीर्घकालिक हो कि लघुकालिक हो, तो इनका आंसर लघुकालिक। जो वर्ल्ड बैंक हो, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो लोन प्रोवाइड करा जाना वो लघुकालिक हो, दीर्घकालिक हो। क्यों? क्योंकि एक पुल बनाने में टाइम लगेगा, 2-3 साल का समय लग जाएगा। समझ में आएगी नहीं है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये बताओ, तो आईएमएफ के अंदर अगर कोई प्रस्ताव पास करवाना हो तो जो अमीर देश है उनका कोटा कितना आज भी 55%, और जो गरीब देश है उनका कोटा कितना? केवल। तो यानी बिना विकसित देशों के क्या आईएमएफ के अंदर कोई प्रस्ताव पास हो सकता है कि नहीं हो सकता? आया समझ में। जब तुम्हें आईएमएफ पढ़ाया गया था तुम्हारे मास्टर के द्वारा, संस्थाओं में पढ़ाया होगा स्टार्टिंग में, ये बातें बताई गई थी, ये बातें बताई गई थी क्या? इसलिए कहता हूँ मैं थोड़ा अलग पढ़ाता हूँ उठकर, जो वास्तव में पढ़ाई यूपीएससी की। हाँ समझ में आया? इसे तो कोई पढ़ा दे, संस्था ये मुख्यालय यहाँ यूपीएससी में, इन दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। समझ में आई बात है? इसे देखो तुम भी पढ़ा दोगे, असली पढ़ाई है क्या, ऑब्जेक्टिव है इसका, उद्देश्य क्या है इसका, बात समझ में आया? तो आईएमएफ के अंदर कोटा ही सब कुछ है। अब पता लग गया इन्होंने एक देश एक वोट का कंसेप्ट क्यों नहीं रखा है, इनकी डोमिनेंसी बनी रही है आज भी। और इसमें ना सबसे ज्यादा जो शेयर है, सब ये टोकरी पूरी की पूरी आईएमएफ की टोकरी, आईएमएफ की, ये आईएमएफ की टोकरी, ये सुन लो। इस आईएमएफ की टोकरी के अंदर ना अमेरिका का अकेला कोटा 16%। कितना? 16%। इस 55% में आता अमेरिका, 55% के अंदर अमेरिका का वोटिंग राइट 16%। और आईएमएफ में अगर कोई भी वोट प्रस्ताव पास करवाना हो ना तो 85% वोट अगर संपर्क में पड़ गए, जैसे कहने लगा जो हमारा कुवैत है, कौन? कुवैत कहने लगा हम ना आईएमएफ के अंदर लेके चले जाओ, है नहीं अभी इसके अंदर, ये कहने लगा मुझे आईएमएफ का सदस्य बनना, तो इसे 85% वोट चाहिए। कितने? ये विकसित देश और विकासशील देश सभी मिलकर 85% वोट कुवैत के संपर्क में डाल दिए तो कुवैत को आईएमएफ का सदस्य बनाया जाएगा, नहीं तो सदस्य नहीं बनाया जा सकता। अब चलो ये कोई बात नहीं, अगर अमेरिका का नाम सुना है? अमेरिका का जो वोटिंग राइट्स है उसका कोटा, जो अमेरिका का जो कोटा ना वो पता कितना? 16%। अब 100 में तो 16 घटाओ, 100 में 16 घटाओ, कितना बैठेगा? 84%। यानी बिना अमेरिका के कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो सकता, बिना अमेरिका के कोई भी प्रस्ताव आईएमएफ के अंदर पास नहीं हो सकता। अमेरिका का वोटिंग राइट्स आज भी 16%। आंसर राइटिंग में सब चीजें लिखोगे हैं, इन पर आरोप लगाओगे तुम। विकसित देश जो विकासशील देश है ना, ये सब दुखी है इनसे। आया समझ में? ये आईएमएफ क्या कहते हैं? अच्छा तुम गरीब देश है, हमारे पास आओ, हम तुम्हारी वित्तीय स्थिति सुधार देंगे। नहीं सुधार सकते, एजेंट हैं विकसित देशों के, अमेरिका का एजेंट है आईएमएफ, अमेरिका एजेंट कहने को अमेरिका। बात समझ में आया? आईएमएफ की बारे में समझ में आ रहा है? आईएमएफ कौन है, कहाँ से आया आईएमएफ? समझिए बात। तो तुम फंस चुके। हम भारत आईएमएफ का सदस्य, यस भारत आईएमएफ का सदस्य है। भारत ने वर्ष 1991 में ना अपना सारा सोना आरबीआई ने अपने यहाँ रख दिया था, जाकर जब भारत की वित्तीय स्थिति खराब हो चुकी थी। आईएमएफ ने आईएमएफ के सामने हाथ रख दिया था, हाथ फैलाना पड़ा। आया समझ में? चलो ये कहते हैं कि हम तो लोन प्रोवाइड कराते हैं। जब ये लोन प्रोवाइड कराते हैं तो बस इनका संबंध एक बैंक का काम पैसे लेना देना होना चाहिए और कुछ तो नहीं होना चाहिए। देखो अभी इसकी बातें सुनो। पाकिस्तान का नाम सुना तुमने? पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है। पाकिस्तान को मैं दूसरी भाषा में, मेरी भाषा में गधों का देश कहता हूँ। किसका देश? गधों का देश। पाकिस्तान आज भी नाइजीरिया के अंदर तो सबसे ज्यादा मात्रा में गधों का आयात करता है। आया समझ? उसके पड़ोसी देश में उससे ज्यादा गधे ईरान से, वहां तो नहीं खरीद के लेकर आता, अफ्रीका तो खरीद के लेकर वो, इसलिए वहां गधे ये सारे और गधे खरीद के लेकर आ रहा हो। आया समझ में? यानी उसके पड़ोस में तो गधे नहीं खरीदता, उसके गधे खरीदने वहां जाकर अफ्रीका के देश नाइजीरिया में, मतलब इतने गधे हैं वहां से। तो जो पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति बहुत डमाडोल हो चुकी, बहुत ज्यादा खराब हो चुकी। वर्ष 2001 में भारत से ज्यादा अच्छी स्थिति थी, भारत से ज्यादा अच्छी स्थिति में पाकिस्तान। वर्ष 2011 के बाद भारत की जो स्थिति वो सही हुई, पाकिस्तान की डमाडोल होती चली गई, क्योंकि पाकिस्तानियां गधों का देश हो। किसका? चलो इतना बताओ, समझ में आया नहीं है? अब जरा एक बात बताओ, आईएमएफ कहाँ बता रहे हो? लास्ट में क्या बता रहे हो तुम?
डाटा ही दिमाग में इतना चला जा रहा है। हाँ, अमेरिका का वोटिंग राइट 16%। इसका मतलब बिना अमेरिका की इजाजत के बिना कोई भी प्रस्ताव IMF के अंदर पास नहीं हो सकता। आया समझ में? और जो पाकिस्तान है ना, वो चाइना का दोस्त, चाइना उसे फटाफट सपोर्ट करता रहा। अब ये चाइना के द्वारा ना, चाइना ताकि अपना निर्यात और अधिक मात्रा में बढ़ा सके, अपनी डोमिनेंसी पूरी मार्केट पर कर सके, वैसे पूरी जो श्रृंखला ना चाइना से जुड़ी है, अगर चाइना ने ना अपना सामान बनाना बंद कर दिया, पूरी श्रृंखला रुक जाएगी, पूरी चेन बाधित हो जाएगी। आया समझ में? पूरी दुनिया चाइना पर निर्भर है। तो अभी तुम्हारे घर में ना एक चीज चाइनीज से, सारी कमोडिटीज जितनी दिखाई दे रही है ना, जितनी गुड्स दिखाई दे रही है, सारी वस्तुएं टोटल, ये सारी की सारी चाइना पर निर्भर है। चाइना आज पूरी मार्केट पर कब्जा कर चुका, लेकिन चाइना की एक ही जगह हालत खराब है, उसकी घरेलू मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है, क्योंकि चाइना के द्वारा ना डिमांड नहीं है, वहां के लोग वहीं की वस्तु नहीं खरीदते, क्योंकि चाइना के द्वारा ना बैन लगाया गया था, चाइना के द्वारा नियम चलाया गया था, 1 चाइल्ड पॉलिसी। कह रहे एक इंसान एक ही बच्चा पैदा करेगा। समझ में आई बात? ये बात उसे बाद में समझ में आई, फिर उसने अपनी पॉलिसी में बदलाव करा, बाद में पॉलिसी में बदलाव करके उसने कहा कि अगर जनसंख्या नहीं होगी तो फिर लोग कहाँ से खरीद देंगे, तो उसने कहा फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी। कितनी? फिर से बाद में अब समझ में आई, बाद में जाकर उसने 3 चाइल्ड पॉलिसी अपना ली। 3 चाइल्ड पॉलिसी, ये जनसंख्या का महत्व अब समझ में आ रहा है, जो 1971 में समझ में आ गया था। ऐसा समझ लो, ये जो विकसित देश कहते थे ना, विकसित देश की सन 1970 के समय तक बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। वर्ष 1929 की आर्थिक महामंदी यूरोप के अंदर जो आई थी ना, जो रिसेशन आया था, पूरी दुनिया को प्रभावित करा था उन्होंने। 7 करोड़ आज भी ब्रिटेन की जनसंख्या, उनकी फैक्टोरियों में उनके यहाँ इतना अधिक मात्रा में उत्पादन हुआ। अब बताओ जरा, एक उदाहरण दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक? मैंने कहा ये टैब है, मेरे पास टैब मौजूद है, हमें ब्रिटेन में रहता हूँ, और ये टैब बनाने वाली कंपनी मेरे पास, और सबके पास टैब हो चुका है, तो मेरी कंपनी तो बंद हो जाएगी, फिर सबके पास टैब होगा, जरूरत ही क्या है? ये टैब चलेगा 10-12 साल तक। अब इसका मतलब पता क्या हुआ? तो 2 तरीके होंगे, एक तो मुझे अपनी कंपनी बंद कर देनी चाहिए, नहीं तो इन टैब को मुझे निकाल कर दूसरे देश में बेचना चाहिए। आया समझ में? और वर्ष 1991 में तो भारत के गेट बनते नहीं, भारत के गेट बनते, तो ये इनके सामने समस्या थी विकसित देशों के, ये अपना सामान बेचो तो बेचे कहाँ? जो ही पहले हम हमारे पर आरोप लगाते थे ना 1951-52 के समय कि भारत की तो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, भारत को बस जनसंख्या के मामले में आरोप लगाते थे हमारे में, कहते थे कि भारत में कुछ नहीं है, जनसंख्या एक अभिशाप है। जनसंख्या क्या है? एक अभिशाप है। तो यूपीएससी उस टाइम पर सवाल पूछता था ऐसे ही, 1972-73 के तुम सवाल देखोगे ना, ऐसे दिखाई देंगे तुम, जनसंख्या एक अभिशाप है, इस पर टिप्पणी कीजिए। जब बाद में जाकर इनकी हालत खराब हुई, इन्हें पता लग गया इनके देश में टैब नहीं बिक रहे हैं, आया समझ में, तब पता क्या कहते हैं? जनसंख्या एक वरदान है। जनसंख्या क्या है? एक स्टेटमेंट चेंज हुआ, तब जाकर ना जनसंख्या का महत्व समझ में आया। और मुझे तो पढ़ कर हैरानी हो, एक देश है इजिप्ट, क्या नाम है? मिस्र के पास पड़ो, अफ्रीका का देश है इजिप्ट। इजिप्ट के अंदर ये व्यवस्था, अगर ना तुम 3 बच्चे पैदा कर दिए, कितने बच्चे? 3। अगर तुमने पहला बच्चा पैदा करा तो तुम्हें 23 लाख रुपए मिलेंगे, 23 लाख रुपए भारतीय मुद्रा के हिसाब से देखो, 23 लाख रुपए सरकार तुम्हें ऋण देगी, 0 बैलेंस पर। कितने बैलेंस पर? तुम इसे 10 साल बाद लौटाओ, 5 साल बाद लौटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 बैलेंस पर। तुम अपना काम कर लो, कुछ रोजगार जोड़ लो। दूसरा बच्चा तुमने पैदा कर दिया ना, अब मैंने ये भी सुना कि तीसरा बच्चा जैसे तुम पैदा करोगे, 23 लाख रुपए जो लोन था ना, वो तुम्हारे पास ही रह जाएंगे, वहां तो सरकार को देने की जरूरत भी है। इतना तो मुझे जानकारी। ये देश को अब समझ में आ रहा है कि जनसंख्या कितना बड़ा महत्व है। जनसंख्या को आज तक हमने अभिशाप के रूप में देखा, देखो जनसंख्या के वरदान के रूप में। अब ये समझ में आ रहा है ना, सारे देशों पर आ रहा हूँ मैं पूरी दुनिया की न्यूज़ पढ़ता हूँ, और इस तरह पढ़ता हूँ कि मुझे पूरी मुद्दत तक याद रहती है। आया समझ में? मैं इस तरह में जो मेरी न्यूज़ पढ़ना हो ना, तत्कालिक नहीं होती, आया समझ, लॉन्ग टर्म तक याद रखता हूँ। तो जनसंख्या का महत्व समझ में आया। एक और देश का नाम बताता हूँ, तो नॉर्वे का नाम सुना है? नॉर्वे देश है, ये ना ऐसे देश है जो बहुत विकसित देश है, जनसंख्या ना के बराबर। मैंने सुना कि वहां का जो सबसे बड़ा शहर है ना, उस शहर के अंदर उस शहर के अंदर ना मात्र 1100 लोग रहते हैं, जो नॉर्वे का सबसे बड़ा शहर है। कितने लोग? 1100 लोग रहते हैं। बस सोच सकते हो तुम नॉर्वे के जो बड़े बड़े शहर है उसके अंदर 1100 लोग रहते हैं, इतना बुरा हाल है। तो नॉर्वे की सरकार के द्वारा पॉलिसी चलाई गई क्या, कि जो भी ना एक बच्चा पैदा कर देगा, एक भी बच्चा जो पैदा कर देगा, उसके यहाँ तो जैसे एक बच्चा पैदा कर देगा, चाहे उसकी एज कुछ भी, जो बच्चा पैदा कर देगा ना, उसे तुरंत गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। सोच सकते हो तुम जनसंख्या का महत्व कहाँ समझ में आ रहा है तुरंत गवर्नमेंट जॉब देगी। अगर जो बच्चे पैदा करेगा ना, उसका तुरंत प्रमोशन हो जाएगा। सोच सकते हो, ऐसी पॉलिसी चलाई जा रही है। ये सब किसके लिए?
डिमांड, मांग, उनकी घरेलू मार्केट में मांग नहीं है, डिमांड ही नहीं है उनकी। जनसंख्या का कितना बड़ा महत्व, ये जनसंख्या का फायदा। इसे तो बोलते हैं जनसंख्या की लाभांश, डेमोग्राफी बेनिफिट, जनसंख्या की लाभांश हो। इतना बताओ समझ में आया नहीं है? तो जहां जनसंख्या को हम देखते थे इतना बुरा हाल है, आया समझ। आज न चाहिए कितना भी उत्पादन कर लो, भारत से मुंह नहीं मोड़ सकता। अमेरिका कंपनियां ही कंपनियां लगी हुई, बनाओ टैप जितना बनाना, जब बिकने ही नहीं तो क्या करोगे? हम बेटे तुम बहुत इतराते थे ना, आज हम 140 करोड़ है, आया समझ में। जो कहीं नहीं बिकता ना भारत में का बिकेगा, आया समझ में। टूटी हुई चप्पल भी बिका यहाँ। मैं तो जो हैरान नहीं हुआ, मैंने एक बच्चा बता रहा था, कहता है एक OLX नाम की कोई कंपनी, उसको पुरानी चीजें बिका भारत में, इतना बुरा हाल है। OLX नाम की कंपनी, उसको वस्तु पुरानी, यहाँ चोर मार्केट भी लगा बाजार में, पुराना सामान बिका वहां से। दिल्ली में मैं चोर मार्केट में घूम रहा था, देखा पुरानी वस्तु है। यानी भारत के अंदर हर चीज की खपत है, जो कहीं नहीं बिकने का ना यहाँ बिक जाएगा। आ जाओ 140 करोड़ हम, ठीक है। रही चाइना की बात, जाओ ये भी पीछे चला जाएगा। तो यह सब चीज की खपत है, सब चीज की, समझ में आई बात? यार कहने को तुम ना मानसिक तौर पर गरीब हो, अगर तुम ना आज भी अपने दिमाग से सोच कर, अगर कोई तुमने एक छोटी सी नीति बनाई, तुम ना इकोनॉमिक्स पढ़ कर तुम सोचना स्टार्ट कर दोगे, पैसा कमाना सीख जाओगे तुम। नौकरी तो तुम्हारा मुंह भंग कर दूंगा मैं। तो ये जो दिमाग है ना, दिमाग सुन लो, दिमाग में अगर तुमने कोई पॉलिसी बनाई, कितने हम 140 करोड़, कितने हम 140 करोड़, कहने को हम 140 करोड़, 140 करोड़, और कह रहे जनसंख्या गरीब हो जा। तुम ऐसी कोई टेक्निक अपनाओ, सबके हाथों में से 1 रुपया निकाल दो, पल भर में 1 मिनट में तुम 140 करोड़ रुपए तुम्हारे हाथ में होंगे। तो लगाओ कोई तरकीब, एक बार के में एक दिन में तुम किसी से 1 रुपया मांगना स्टार्ट करो, सबको गो पूरे देश को 140 करोड़ रुपए डाल दो, आधे भी डाल लगा 140 70 करोड़ रुपए बैठेंगे एक दिन में तुम्हारे पास। 70 करोड़ रुपए आ रहे, तुम्हारे अंदर कलाकारी होनी चाहिए निकालने की। इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद बताऊंगा तुम्हें कैसे निकाले जाते हैं। इस जनसंख्या को तुम्हें फायदा उठाना सीखना, यही तो इकोनॉमिक्स था। देखा कितना बड़ा मार्केट है भारत में, समझ में आया बात है? अब एक साधारण सा इंसान क्या करेगा, एक नौकरी की तैयारी करेगा, 20 25 30 साल पहले से बिता देगा नहीं बिता देगा। जो जिसने मार्केट को रख लिया ना, वो कभी नौकरी की तैयारी भागने का, जिसका विजन बहुत बड़ा होगा और रीजन भी बहुत बड़ा होगा, जिसे जनसंख्या के बारे में जानकारी होगी ना, कि सब मुझे 10 10 5 5 रुपए भी देंगे ना, और 2 लाख लोगों ने दे दिए पैसे, तो उसके पास करोड़ों का टर्नओवर हो जाएगा। उसे तो 20 साल तक नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है, आने वाली जिंदगी उससे कई साल भी बच गए। यही तो बिजनेस है। अपना उदाहरण दूं, चलो अपना उदाहरण देता हूँ। मैंने 1500 रुपये का इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट करा, मैडम को हायर कर लिया, मैडम के साथ मेरा कॉन्टैक्ट हुआ 40,000 रुपये का। मैंने कहा मैडम मेरे चैनल पर आओ, 40,000 रुपये में पढ़ाओ। उन्होंने कहा कोर्स में पूरा प्रोवाइड करवा दूंगी, ये वीडियो 1500 रुपये का उसका कोर्स इंग्लिश का। समझ बात किया, 400 बच्चों ने एडमिशन ले लिया। कितने? 450 बच्चों ने, 450 बच्चों ने एडमिशन ले लिया। गुणा कर दो उसकी, गुणा करियो, जीरो की 3 बार जीरो कर दिया, गुणा कर दियो। 5 की इसमें गुणा करोगे तो बैठेगा बताओ 15 5 75 का 5 का 15 चौका 60 67, 15 चौका 60 60 और 7 कितने बैठेगा 6 7 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 6,75,000। ये 450 बच्चों ने एडमिशन लिया। ऐसे बच्चों मैडम को जानकारी नहीं आती, मैडम तो 40,000 रुपये में कोर्स खरीदा। जनसंख्या का फायदा, किसका फायदा? पल भर में आया समझ। मैंने दूसरा टीचर हायर करा, सुन लो ध्यान लगाकर, उसका कोर्स था IIT JEE का, उसका कोर्स था 4,000 रुपये का। कितने का? 3 सब्जेक्ट पढ़ाया था PCM वाला। मैंने हायर कर लिया, वो 200 बच्चों ने कोर्स खरीद लिया। कितने बच्चों ने? गुणा कर दो, 4 दूनी कितना बैठा 8, सीधा 8 लाख रुपए। जनसंख्या का फायदा, मार्केट को पहले ही अपना पड़ा, ये इकोनॉमिक्स पढ़ने का फायदा हो। ये मास्टरी कोर्स के पे करने के जो बच्चा खरीद देगा उसे देने पड़ेंगे। और मास्टर के साथ में रोका, मेरे एक का 40,000 देना, 40 40 4 12 1,20,000 उसमें काट दो, तभी मुझे आराम से पड़ जाएंगे 5-6 लाख रुपए आराम से मेरे अकाउंट पे चले जाएंगे। किसका फायदा? जनसंख्या का। ये इकोनॉमिक्स पढ़ने का फायदा। क्या पढ़ने का फायदा? ठीक, ये तो 2 ही कोर्स बेचे। कितने कोर्स हैं? 2 कोर्स। अगला कोर्स दिखाता हूँ, तो सुन लो ध्यान लगा, नया कोर्स आने वाला हो रहा है। सुन लो। मैंने कोई कोर्स सबसे सस्ते में निकाल लिया 500 रुपये में, 500 रुपये में निकाल दिया सबसे सस्ता कोर्स जो मार्केट में कहीं भी नहीं है। वो 20,000 बच्चों ने खरीद लिया। कितने? 20,000 बच्चों ने खरीद लिया। कंटेंट वही है, टीचर भी नहीं पढ़ा रहे,
कोई और उसकी फीस ले रहा था 3,000 रुपये, मैंने 500 रुपये में पढ़ा और मार्केट में उसका डिमांड बढ़ गया पूरा का पूरा, 20,000 बच्चों ने मेरा कोर्स पे कर लिया। होना कर दो उसकी 5 दूनी 10, कितना बैठो बताओ, 2 जीरो बैठेंगी ये वाली, कितने जीरो, 4 जीरो कितने, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 500, 4 2 6, 4 2 6, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 5 दूनी 10 हो, हाँ तो कितने बैठेगी, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ रुपये, 1 करोड़ का मतलब 100 लाख। एक नौकरी बता दो 16 को रुपये दे देती हो तुम, पूरे IAS बनने के बाद तुम इकट्ठा करने का, ईमानदारी से इकट्ठा करो। इकोनॉमिक्स, जनसंख्या का फायदा, किसका फायदा, समझ में आ रहा? तो आज तक तुमने जनसंख्या को इसे अभिशाप के रूप में देखना, अब इसे वरदान के रूप में देखना। कोई भी देश ना चाहकर भी हमारे से मुंह नहीं मोड़ सकता। ये तुम अमेरिका चिल्लाते हो ना, बेटे हम जनसंख्या हमारे पास बर्बाद कर देंगे तुम, आया समझ में? यूरोप वाले हो तुम, 7-8 करोड़ जनसंख्या तुम्हारी, कितना उत्पादन हो, कितने तुम चिल्ला लो, तुम्हारे यहाँ औद्योगिकरण होगा, औद्योगिकरण तुम्हारे यहाँ चाहे 5 भी होगा, आया समझ में? चाहे तुम्हारे यहाँ औद्योगिकरण 6 हो जाएगा, बनाओ सामान, हम नहीं खरीदते, जाओ रखो अपने घर में, क्या फायदा? क्या कह रही? मैं तो उदाहरण दिया एक प्रकार से, आया समझ में? कोई प्रॉब्लम? तो जनसंख्या फायदा दिखाई दिया, ठीक है, जनसंख्या फायदा, ये तो हल्का हल्का फायदा बता रहा हूँ तुम। तो बताया अमेरिका की डोमिनेंसी किस तरह मार्केट में बनी हुई, समझ में आया बात? या ठीक, लेकिन अमेरिका कहता क्या कहता, तुम चाहे कुछ भी कर लो, पूरी दुनिया को कहता मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और आज न भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर इतना निर्भर हो चुकी कि अगर न जुखाम अमेरिका को हो रहा है तो छींक पूरे भारत को आ गई, इतने डिपेंड हो चुके हैं। समझ आई बात? या कथा न कहावत कही जाओ, हाँ, कि भारत के अंदर ना अगर छींक भारत को आ रही है ना, इसका मतलब जुखाम किसे हो रहा, अमेरिका को हो रहा। इतना बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अभी नोट्स बन जाएगा, यही लिख देंगे। अब देखो मैं क्यों कहता हूं कि अमेरिका की हालत बहुत खराब है। अमेरिका क्या कहता, देखो IMF का काम समझ में आया तुम? केवल वित्तीय स्थिति को देखता होगा। अगर किसी देश की वित्तीय स्थिति डमाडोल हो रखी है ना, तो उसे जो लोन होगा वो प्रोवाइड करवाएगा, ऋण जिसे बोलते हैं वो प्रोवाइड करवाएगा। समझ में बात? या इसे इसलिए हम सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रदाता, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, वित्तीय सेवा प्रदाता, वित्तीय सेवा प्रदाता, इसका काम होगा। लेकिन पता, पाकिस्तान इस समय IMF से लोन लेने के लिए चला गया, तो पाकिस्तान से बता क्या पूछा, अमेरिका चाइना से बहुत चिढ़ता। पता क्यों? क्योंकि चाइना अमेरिका के बाद अर्थव्यवस्था के मामले में चाइना के नंबर बराबर। अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था IMF के अनुसार 2022 की बता रहा हूँ, वो $25 ट्रिलियन की चली गई, और जो चाइना है ना उसकी चली गई $19 ट्रिलियन की, और जो भारत है ना उसकी $3.5 ट्रिलियन की, 2.5 में 3.5 ट्रिलियन पर आ चुके। आया समझ में? हम पूरी दुनिया में ना 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके, समझ लो पहले। लेकिन जो चाइना और अमेरिका, इनके बीच में नोक-झोंक चलती रहती है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा चाइना उससे ऊपर चला जा, ये सर नो। तो इसलिए ना जब पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति खराब होती रहती है, पाकिस्तान ना IMF के पास लोन लेने चला गया, तो IMF ने पता क्या शर्त रखी? पहले मुझे ये बताओ कि जो चाइना अपना चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, उसका रिपोर्ट कार्ड दिखाओ लाओ। इस तो उसका क्या संबंध है भाई? इस तो उसका क्या संबंध है? इस बात से अंदाजा लगाते ये IMF नहीं बोल रहा था, इसके पीछे जो एजेंट अमेरिका वो बोल रहा था। कोई बाहर नहीं निकल सकता जब तक पाकिस्तान के द्वारा CPCE, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPCE, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तब तक ये डॉक्यूमेंट नहीं रखा गया ना, तब तक उसे लोन नहीं प्रोवाइड करवाया गया। इस बात से अंदाजा लगाया आया समझ में? और मुझे जान का हैरानी हो
पाकिस्तान का बैंक है ना, पाकिस्तान का जो केंद्रीय बैंक है उसे हम स्टेट बैंक कहते हैं, स्टेट बैंक। जिस तरह हमारे यहाँ का जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे समझ। इस तरह जो पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक है ना उसका नाम स्टेट बैंक है। वो पूरा का पूरा स्टेट बैंक को ना आज जो संचालित कर रहा है IMF संचालित कर रहा है, वो पूरा का पूरा बैंक आज IMF के पास गिरवी रखा हुआ। इतनी बुरी इनकी हालत है, समझ में आया बात? पूरा उनके पास गिरवी रखा हुआ। सोच सकते हो तुम, पूरा किसी देश का केंद्रीय बैंक, किसी देश की तिजोरी पर ना आज उसका कब्जा अमेरिका का। अमेरिका का मतलब IMF का, और कहा किसी ने? अमेरिका ने। बहुत निकलना मुश्किल है, बहुत बुरी तरह फंस चुके। समझ में आई बात? यार निकलने का तरीका बताऊंगा, हो रहा हूँ बिल्कुल नहीं। अभी तो बस प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम देखो कहाँ कहाँ, इतना बताओ समझ में नहीं आया। ठीक, तो इसका मतलब ये हो कि क्या अमेरिका ने हमें पूरी तरह से जकड़ लिया? अगर हमारी वित्तीय स्थिति खराब हुई, विकासशील देशों की वित्तीय स्थिति खराब हुई, तो क्या अमेरिका ने पूरी तरह जकड़ लिया? नहीं जकड़ लिया। अमेरिका ने चारों तरफ से पूरी तरह जकड़ लिया। इसका मतलब निकलने का कोई चांस नहीं है, दूर दूर तो कोई रास्ता नहीं दिखा दे रहा। अब हमें सोचना चाहिए कि इससे बचा जा तो कैसे बचा जा। क्या हमें जरूरी है हम ऐसी बैंक से लोन ले? कोई दूसरा बैंक बना लो ना, ये अलग अलग देश मिलेगा, क्यों नहीं एक ऐसा बैंक बना लो? समाधान हो सकता नहीं हो सकता? एशिया के सारे देश मिल जाओ आपस में, जितने भी देश, एक ऐसा बैंक बना दो। क्या बनाया गया? कैसा कोई बैंक? हाँ बनाया गया, एक संगठन बनाया गया था। बैंक तो बनाया गया, उस संगठन के द्वारा फिर एक बैंक बनाया गया था। और संगठन जितना ही मजबूत होगा इतना ही हम अमेरिका के चंगुल से बाहर निकलते चले जाएंगे। संगठन का नाम बता रहा हूँ, उसका नाम था ब्रिक्स, BRICS, ब्रिक्स। बी का मतलब ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, उसके बाद साउथ सूडान। साउथ सूडान होगा इसका मतलब, देख लेंगे इसका मतलब क्या होगा। क्या बनाया गया? ब्रिक्स संगठन बनाया गया। कितने देश थे इसमें? 1 2 3 4 5, ये 5 देश मिल गए ना, 5 देश मिल गए, एक संगठन बनाया। और ये संगठन जितना ही मजबूत होगा ना, इतना ही तुम IMF के चंगुल से बाहर निकलोगे, इतना ही खतरा अमेरिका होता चला जाएगा। आज समझ लो, इन्होंने 1 2 3 4 5, ये 5 देश ना आपस में मिलकर एक पूरा एक अलग ही बैंक बना लो। उस बैंक के अंदर पैसा डाल लो, जब भी किसी को जरूरत पड़ती हो सदस्य देते रहो, इसके अंदर चले जाओ, इसकी डोमेन एंट्री होते चले जाओगे। है कि नहीं है? तो ये बताओ, क्या अमेरिका कभी ऐसा चाहेगा कि ब्रिक्स और मजबूत हो जा? चाहेगा? आज तक भी जब भी ब्रिक्स की बैठक होती है ना, तो ये समझ जाओ जब इसके अंदर इंडिया भी मौजूद है नहीं इंडिया मौजूद, तो ये समझ लो अमेरिका ना तभी इस पर सैंक्शन लगा दे, इंडिया पर तभी सैंक्शन लगा दे, तभी इस पर तरह तरह के आरोप लगा दे। ऐसा समझ लो, और अलग अलग लिस्ट में डाल दे इसे, ताकि ब्रिक्स मजबूत न हो जाए। जितना ब्रिक्स मजबूत होगा ना, इतना ही हम अमेरिका के चंगुल से बाहर निकलते चले जाएंगे। क्या हमें ब्रिक्स पर ध्यान देना चाहिए? देना चाहिए नहीं देना चाहिए? लेकिन ये ब्रिक्स के अंदर ना जो इंडिया और चाइना, ये दोनों तो ध्रुव विरोधी देश है, ये भी कठिनाई है। हाँ समझ लो, जिसके चलते इनकी बैठक नहीं हो पाती बिल्कुल भी। इसलिए अमेरिका ऐसे काम करता रहता है, कभी चाइना को सपोर्ट कर देगा, कभी इंडिया को सपोर्ट कर देगा। इन दोनों के बीच में इनकी जो घरेलू नीति ना उनमें हस्तक्षेप कर देगा, तो फिर ये ध्रुव विरोध हो जाएंगे। उसका काम ही होगा अमेरिका का, ताकि ब्रिक्स को कमजोर बनाया जा सके। वो कभी नहीं चाहेगा मजबूत हो जाए, वो सारे काम करेगा ताकि ब्रिक्स को कमजोर बनाया जा सके। तो ब्रिक्स के देशों ने ना एक बैंक भी बनाया, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। उस बैंक के पास है ना, ये सारे के सारे देश जो उसके सदस्य बनते चले जा, वे सदस्य देश उसके पास लोन लेने जाते हैं। पिछले साल UPSC ने 2021 में सवाल पूछा इस पर, आज समझ में, ये सारे देशों को लोन दे देता जिसके सदस्य देश होंगे। आज समझ में, जो ADB होगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक। आ जाओ एशिया के देश हो, तुम बाहर नहीं जाना, IMF के पास नहीं जाना, मेरे पास आओ, चलो। समझ में आया बात? या ठीक। तो क्या अमेरिका कभी चाहेगा कि जो ब्रिक्स जैसे संगठन है मजबूत होने चाहिए? तो तुम्हें क्या करना, आज ब्रिक्स के बारे में पूरा पढ़ना चाहेगा। ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से देश सदस्य है, ये पढ़ना तुम्हें। आज समझ में। अरे ऐसी चीज़ें तो एडिटोरियल में पढ़ाई जा शुरू में, संस्था, मुख्यालय। जब तक तुम्हें उसका ऑब्जेक्टिव नहीं पता लगने का ना, तब तक वो अधूरा ही है टॉपिक। आज तुम्हें IMF का वास्तविक मतलब समझना है, किस उद्देश्य से बनाया गया है, इसके अंदर चल क्या रहा। अब तुम्हें ये भी समझना है कि ब्रिक्स का मतलब क्या है, क्यों अस्तित्व में आया, क्यों अस्तित्व में आया ब्रिक्स? इसलिए अस्तित्व में आया ताकि इसकी मोनोपोली को रोका जा सके, अमेरिका की मोनोपोली को रोका जा सके, अमेरिका के चंगुल से बाहर निकला जा सके। तो बताओ तुम्हारा क्या मानना, क्या ब्रिक्स मजबूत होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो IMF के ऊपर जो अमेरिका की मोनोपोली हुई ना, एक अधिकार, उसे समाप्त किया जाना चाहिए।
आज वैश्विक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा हेतु इस तरह के संगठन बनने जरूरी और उन्हें बल दिया जाना चाहिए, भले ही क्षेत्रीय संगठन हो। आए समझ में, ये क्षेत्रीय संगठन आए समझ में, वैश्विक स्तर के क्षेत्रीय संगठन इन्हें बल दिया जाना चाहिए। जैसे इसे बल दिया जाएगा, जो हमारे IMF के अंदर ना अमेरिकी डोमिनेंसी कमजोर होती चली जाएगी। आए समझ में, कहीं हम पूरी जिंदगी एक ही बैंक पर निर्भर थोड़ा ही रहेंगे। IMF ये सर नो, थोड़ी थोड़ी समझ डेवलप हुई, यही समझ डेवलप करनी। यहाँ से UPSC में कोई सवाल नहीं आने का डायरेक्ट, यहाँ से बस तुम 2-4 लाइन निकाल के लेके जाओगे, वही तुम्हारा उत्तर अच्छा बना देगी कि निर्यात ज़्यादा आयात कम, निर्यात कम आयात ज़्यादा, इस देश की स्थिति ऐसा ये बनाया गया, इसका उद्देश्य था, ये इस उद्देश्य के साथ चल रहा, यही तो सब वहाँ लिखना। और क्या लिखोगे, इसका मुख्यालय वहाँ से, आया समझ में, ये किसी काम का नहीं आता, इसका मुख्यालय यहाँ से, संस्था का यो नाम, हर चीज़ का ऑब्जेक्टिव बताना चाहिए मेंस लिखने के लिए, क्लियर कट बताना चाहिए किस उद्देश्य के साथ काम कर रहा और कैसे चल रहा। इतना बात बताओ, समझ में आया नहीं है, ऐसा कर दो। अब सवाल है, बेटे जो ब्रिक्स है ना, इंडिया और चाइना मौजूद है इसके अंदर, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या इन दोनों देशों की, और सारे विकासशील देश है। कैसे देश है? रसिया भी विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है रसिया। 1 2 3 4 5 देश हैं दुनिया के, 2 सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश इसके अंदर ही मौजूद है। आया समझ। और एशिया के 2 सबसे बड़े देश, इसका मतलब सर्वाधिक मात्रा में ना जो खपत होगी, जो वस्तुएं बनाई जाएगी, जो उत्पादन होगा, सबसे ज्यादा इन दोनों देशों में खपत होगी। और खासकर नजरें पूरी दुनिया की किसकी तरफ होगी? इंडिया की, क्योंकि चाइना का प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा मात्रा में, वो आयात बहुत कम करे, निर्यात बहुत ज्यादा मात्रा में करे। ऐसा कोई देश नहीं है जिसके पास समस्या नहीं है। विकसित देश होगा उसकी समस्या, और विकासशील देश होगा उसकी भी समस्या। विकसित देश की क्या समस्या? उनके पास ना उत्पादन ज्यादा, लेकिन घरेलू मार्केट में डिमांड कम, मांग कम, आपूर्ति नहीं है, सप्लाई नहीं है। यस और नो? उनके यहाँ समझ में आया बात है? तो हमारी उनकी समस्या कहाँ की? डिमांड की, और हमारी किसकी? सप्लाई की। हम विकासशील देश है, हमारे यहाँ उत्पादन ही नहीं हो रहा। एक अमीर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, अमीर व्यक्ति के पास क्या समस्या? उसने इतना खा लिया कि उसे चलना भारी होगा, समझ रही बात? या और गरीब व्यक्ति के पास क्या समस्या? उसको इतना खाने के लिए नहीं है कि वो चल भी सके। समस्या दोनों के पास है, तो लेकिन दोनों का स्वरूप अलग अलग है। तो विकासशील देश के पास भी समस्या और विकसित देश के पास भी समस्या। ये सर नो? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? कोई प्रॉब्लम? तो जो ब्रिक्स जैसे देशों के अंदर वैश्विक अर्थव्यवस्था का 60% हिस्सा ही ब्रिक्स जैसे देश मिलकर बनाते हैं। 60% हिस्सा। अगर ये पूरे वर्ल्ड का GDP हमने 100 मान लिया पूरे वर्ल्ड में 100 रुपए की कमाई हो रही, उसमें से 60 रुपए की कमाई ब्रिक्स देशों के अंदर हो रही। अगर हम ब्रिक्स को बल देते ना, मजबूती करते, तो IMF कुछ नहीं है, आज ही उसकी स्थिति डमाडोल हो जाएगी। अब फिर अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका वो हर प्रयास करेगा ताकि ब्रिक्स को कमजोर किया जा सके। आया समझ लो? जब इंटरनेशनल रिलेशन में लिखोगे ना, सारी बातें काम आने वाली तुम्हारे। यहाँ से लाइन निकाल कर लेकर आओगे। मैंने कहा UPSC में कोई डायरेक्ट सवाल नहीं आता, जिस बच्चे का थॉट प्रोसेस डेवलप होगा ना क्लास में बैठ कर, वही काम आगा उसके। वो 4-5 लाइन आराम से निकाल लेगा, पढ़ता रहेगा और जोड़ता रहेगा, पढ़ता रहेगा जोड़ता रहेगा। जैसे ही तुम दुनिया की नजर से कट ऑफ हो जाओगे ना, तो तुम सिलेबस की ओर दौड़ना स्टार्ट कर दोगे। जिस दिन तुम सोच जाओ ना तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम आज अकेला महसूस कर रहे, यूँ समझो तैयारी उस दिन स्टार्ट होगी। तैयारी उसी दिन स्टार्ट हुई। क्यों? क्योंकि वही वो वक्त था जिस टाइम तुम अपने बारे में सोचने का मौका मिला। उससे पहले तुम कभी सोचने का मौका दिया ही नहीं, जिस भीड़ में तुम खोए हुए थे। आज तुम अकेले हो, 5, 7, 10, 12 घंटे तुमने अपने साथ बिता लिए, इसका मतलब तुम दुनिया में आज तुम्हारी तैयारी वास्तव में स्टार्ट हुई। समझ बात? या पढ़ते पढ़ते कभी कभी बहुत अकेला फिर महसूस हो जा, पक्की बात है उस दिन तैयारी स्टार्ट होगी जाओ, क्योंकि सोचने का मौका मिल रहा है। आए समझ? तैयारी ऐसी है। इतना बताओ, समझ में आया नहीं है? और मैं जिस तरीके से इस पर समय बिता रहा हूँ ना, जीवन काल में तुम कभी नहीं भूलने सर, कभी भी ये पढ़ा रहेगा तुम्हारे दिमाग में। ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के साथ बनाया गया, IMF कैसे काम कर रहा है, किस किस का उसके अंदर वोटिंग राइट्स, कहीं भी निकाल कर लिख दोगे, लाइन को निकालो, और यही सीखना। समझने की बात है? इतना बताओ, समझ में आया नहीं? तो क्या अमेरिका चाहेगा कि ब्रिक्स मजबूत होना चाहिए? ठीक, तो अमेरिका के द्वारा वो हर प्रयास करा गया ताकि इसे कमजोर करा जा सके। इतना बताओ, समझ में आया नहीं है?
देखो, तो उसके बाद क्या हुआ, वर्ष 1944 का समय था, देख लो वर्ष 1944 में क्या हुआ, ये 3 बड़ी संस्थाएं बनाई गई। एक तो आईएमएफ, बता दिया गया आईएमएफ के अंदर, आईएमएफ लोन प्रोवाइड कराएगा, आईएमएफ का काम लोन देना होगा, लेकिन कब, जब शॉर्ट टर्म्स के लिए कि लॉन्ग टर्म्स के लिए, जब लघुकालिक समस्या हो तो इसके पास चले जाओ लोन लेने के लिए, जब दीर्घकालिक समस्या हो, तुम्हारी यहाँ अनुसंरचना खराब हो तो वर्ल्ड बैंक के पास चले जाओ। तीसरे नंबर पर चले जाओ, तीसरे नंबर पर नाम सुना होगा तुमने, आईटीओ, ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका बाद में नाम था GATT, GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑन टैरिफ, बाद में जाकर इसका नाम WTO कर दिया गया 1 जनवरी 1995 को। कर दिया गया या नहीं कर दिया गया? ठीक, ये सब विकसित देशों के एजेंट, ये सब विकसित देशों के एजेंट आया समझ। अब देख, तुमने उसमें भी पढ़ा होगा, तुमने सुशासन जब मैं पढ़ा रहा था, सुशासन पढ़ाते वक्त वर्ल्ड बैंक में क्या कहा गया था, सुशासन की शर्तें, तो सुशासन की कोई शर्तें नहीं आई थी, वो तो बहाना था उनका, ये तो अपना जो धन था ना सुरक्षित रखना चाह रहे थे, अपना धन सुरक्षित रखना चाह रहे थे, समझ में आया बात? यह उसके बाद IMF, इसके बारे में तुम बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, और WTO को तो बार बार और ऊपर लगाया जा, आया समझ में? मैंने बताया था तुम्हें, WTO तो जो करेंसी में अधिमूल्यन करा जाओ, अधिमूल्यन, बार बार अधिमूल्यन करा जाओ, अमूल्यन करा जाओ, अपनी करेंसी को कमजोर बनाया जाओ, तो अनफेयर की कैटेगरी माना जाए, फेयर की कैटेगरी माना चाहिए, अनफेयर की, लेकिन WTO के अंतर्गत कहाँ हो, फेयर की कैटेगरी में। इस बात संजय लगा सके, WTO के अंदर भी पारदर्शिता नहीं है, और जब WTO में तुम्हारा दोबारा तभी से पढ़ाऊंगा ना, तुम पूरा स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तुम, WTO की जो प्रासंगिकता, उस पर हमेशा सवाल उठते रहे। आज ये तीनों की तीनों संस्थाएं ने आज भी विकसित देशों के एजेंट कहे जाते हैं, इनके अंदर जवाबदेहिता नहीं है, जवाबदेहिता तो है, पारदर्शिता नहीं है। जब तक पारदर्शिता नहीं होगी तब तक हम सुशासन की तो बात ही नहीं कर सकते। वैश्विक स्तर पर सुशासन भी होना चाहिए, ये सर नो। चलो कोई बात नहीं, समय बीतता रहता है, कहते हैं वक्त बदलते हैं, लोग बदलते हैं, जमाना बदल जाता, सब बदल जाते हैं। वक्त बदला, वर्ष 1970 का समय था, 1970 के आसपास तक जितने भी विकसित देश थे ना, इनके यहाँ इतना अधिक मात्रा में उत्पादन करा गया, इतना अधिक मात्रा में उत्पादन करा गया कि 1970 25-30 साल लगे ना आने में, 44-45 में ये बड़ी सारी संस्थाएं बनाई गई। 25-30 साल के अंतर्गत ना जितने विकसित देश थे, 44 देश ये, इनके यहाँ जबरदस्त मात्रा में उत्पादन हुआ। अब बेचारे विकासशील देश क्या तो वे कुछ ऐसे थे जिन पर अंग्रेज राज कर चुके थे, वे भारत की अर्थव्यवस्था को, बाहर की जो कंपनियां थी उनके यहाँ आने की अनुमति नहीं आती। जैसे भारत होगा, आया समझ, भारत की कंपनी को आने की अनुमति थी, 1991 से पहले हमें आने की अनुमति नहीं दी थी। तो क्यों नहीं दी थी हमें आने की? क्यों? क्योंकि हमें डरता है कहीं दोबारा हम अपने अधीन न बना लें, या औपनिवेशिक सत्ता हम दोबारा हमारे पर हुकूमत न कर ले। ये सर नो। तो 1970 के दशक तक आते आते ना, 70 के दशक तक आते आते इन देशों के यहाँ उत्पादन जबरदस्त मात्रा में बढ़ने लगा। बाद में बता क्या हुआ, और कहा जाता है किसी देश के अंदर अगर उत्पादन बढ़ रहा है ना, अगर वो उस देश के अंदर उत्पादन उसी देश के अंदर रहेगा, जो टैब था, इन्होंने टैब जबरदस्त मात्रा में बनाना शुरू कर दिया। मान लो वो टैब ना अगर इस देश के अंदर रहेगा, वो देश की अर्थव्यवस्था को नहीं बर्बाद कर देगा, देश के अस्तित्व को समाप्त कर देगा। एक तो हो कमी और दूसरी मात्रा में हो अधिशेष। अधिशेष, किसी व्यक्ति के पास कम पैसा हो ना, तो उसे पैसे की कमी महसूस होगी, उसे पैसे का महत्व पता रहेगा। और किसी व्यक्ति के पास पैसा अधिक मात्रा में चला जा ना, तो वो इंसानों की भूलता चला जा और वो उसका अस्तित्व भी समाप्त कर दे। ऐसे देश की बात हो, समझ आई बात है? देश के अंदर जब उत्पादन कम मात्रा में हो रहा था तो हमें ग्रोथ की ओर बढ़ तो रहे थे कम से कम। जब उत्पादन हो चुका और अधिशेष मात्रा में हुआ, सरप्लस हो चुका, तो सरप्लस के बारे में एक ही बात कही जाए, सरप्लस का मतलब क्या हो, अधिशेष। उत्पादन वस्तु का इतनी अधिक मात्रा में हुआ तो देश के अस्तित्व भी मिटा कर रखा था। ऐसे ही हुआ यूरोप के देशों में। 1929 की जो आर्थिक महामंदी आई थी ना, उससे कभी भूला नहीं जा सकता था। यूरोप के बाजार में इतना अधिक मात्रा में उन्होंने दुनिया का माल लूट के ले जाते थे, अपने यहाँ प्रोडक्शन करते थे। 1929 में सब कुछ चौपट कर दिया उनका, सब कुछ तबाह कर रख दिया। पूरे यूरोप के देश सारे रिसेशन में चले गए, सारी कंपनियां फैक्ट्रियां सब बंद हो चुकी थी, कोई खरीदने वाला नहीं आता। आया समझ में? क्योंकि सारे देशों को उनका राज था चारों तरफ। इतना बात बताओ, समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक?
तो ऐसा समय पता कब आया? तो 20-25 साल तक तो ये पूरे गुजर रहे हैं, जब इनके यहाँ ज़बरदस्त मात्रा में विकसित होने लगे, स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ इनके यहाँ ना ज़बरदस्त मात्रा में प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ 1970 के दशक तक आते आते। तो ये भारत की तरफ झांक कर देखने लगे, अब अपना सामान कहाँ बेचते हैं? लैपटॉप खरीद दोगे, हमने बनाया था 5,000 में, चलो 4,000 में ले लो, यहाँ सटने तो बढ़िया है, आया समझ में। तब इनका रुख भारत की तरफ हुआ, क्योंकि भारत बहुत बड़ा मार्केट था। तब ये कहना स्टार्ट कर दिए वैश्विक स्तर पर फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार समझौता, ऐसे ऐसे एग्रीमेंट अस्तित्व में आए। तब ये अस्तित्व में ऐसे ऐसे एग्रीमेंट, ये फ्री ट्रेड की बात करने स्टार्ट कर दिए। फिर जान पूछ के इन्होंने एक चाल खेल ली जिसका नाम वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण एक प्रकार की चाल है, विश्व की अर्थव्यवस्था को एक कर दो, गेट खोलो तुम अपनी इकोनॉमी के, भारत वालों बहुत हो लिया, हमारे यहाँ सारी कंपनी बंद हो चुकी है, आया समझ में। मैंने उदाहरण दिए, तुम जिस जनसंख्या को कहते हैं ना, जनसंख्या तो तुम्हारे लिए अभिशाप, वो उनके लिए आज वरदान साबित हुई और आज भी वरदान साबित हो रही है। इसलिए प्रत्येक देश आज भी वैश्वीकरण के युग में ना टिप्पणी करने से बचेगा भारत पर। तुम क्या सोच रहे? चाइना, जो चाइना भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइना का भारत के साथ सबसे बड़ा व्यापार है, दूसरे तीसरे नंबर का, दूसरे नंबर के बाद दूसरे नंबर फिर अमेरिका हो। चाह कभी कुछ नहीं कर सकता, वो कभी भी हमारे साथ युद्ध नहीं कर सकता, कभी भी, आया समझ में। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, चाइना डोकलांग में देखो 1.5 साल तक ना भारत की चाइना की सेना आमने सामने रही, युद्ध हुआ तो नहीं, हो भी नहीं सकता। क्यों? अपनी अर्थव्यवस्था चौपट थोड़ा करनी। चाइना का प्रोडक्शन देखो कितना, भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? तो चाइना कभी भारत के साथ युद्ध कर सकता? जी न्यूज पर तक दिखाएंगे, जी न्यूज पर आज तक इस तरह दिखाएंगे, बस बचने वाली इतने करीब आ गए। तो ये मूर्खों की नगरी है। किसकी नगरी? कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे, घर में देखो आसपास पड़ोस के, जानकारी तक नहीं है दूर दूर तक की, तो कहां तक समझ विकसित होगी। और स्टेटस ऐसे लगाएंगे, फोटो टीवी पर फोटो खींचा, देखो भारत की चाइना की लड़ाई बज रही है। कहां तक लड़ाई बच जाएगी? कोई मतलब नहीं बैठता। आज की जो लड़ाई हो ना, इकोनॉमिक फ्रंट पर लड़ाई हो, लड़ाई आज भी हो रही है, लेकिन स्वरूप बदल गया। आज भी हम गुलाम हैं, स्वरूप बदल गया। बताओ, तुम नोकिया का फोन बड़े लगे कि ओप्पो का, रेडमी का, या फिर दूसरे फोन बड़े लगे? तुम्हारे सबके पास है ना, जितने रखा है सबके पास किसी का भारत का फोन नहीं होगा। मैं लिख कर दे सकता हूं अभी, आया समझ में। क्यों चाइनीज ही फोन नहीं आया में? ये सब तुम्हारी ये मानसिकता, तुम आज भी गुलामी कर रहे हो, मानसिक गुलामी कर रहे हो तुम। कहने को तुम आजाद हो चुके, आया समझ में। अभी मैं यहाँ हिंदी में तुम्हें समझा रहा हूँ, अब यहाँ इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति को बताऊँ तो मेरी हिंदी में तो कोई सुनना का, यहाँ खड़ा होगा जो इंग्लिश बोलता रह गया ना, सारे उसकी तरफ देखना स्टार्ट कर देंगे, कितना अच्छा बोल रहा है, कितना बढ़िया लग रहा। देखो मैडम भी कमेंट कर रही, दीदी, आया समझ में। बाद में जाकर पता चला 3 ही लाइन बोल रहा था, 3 लाइन के अलावा कुछ भी नहीं आता, वो याद कर गया था। तो ये मानसिक गुलामी नहीं है तो क्या है? इतना बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो जो लाइन भी तुम्हें अच्छी लगती चली जाएगी ना, इसमें एड ऑन कर लेना। ये बातें तुम्हें सब समझ में आती चली जाएगी, तुम सवाल देखना स्टार्ट कर दोगे कि इनमें जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसका यूज क्या है। उसका यूज तुम्हारा जो दिमाग है ना उसे डेवलप करने में, जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जो मैंने तुम्हें समझाया, इसके बारे में तुम 10 लाइन किसी को बता सकते हो क्या? 10 लाइन बता सकते हो? तो ऐसे ही सवाल भाई इंटरव्यू में पूछ ले जा, किस पर्पज के लिए बनाया जा, कौन कौन सी चीज, समझ में आई बात? यार ये सब रिपीट होगा, 1-1.5 साल बाद वहीं आती चली जा, इनकी सबकी हमें समझ होती चली जा। पढ़ना सिर्फ एक ही बार पढ़ो। इतना बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। तो यूरोप की जो कंपनी थी वहां जो उत्पादन बढ़ना स्टार्ट हो चुका, ठीक, यूरोप की कंपनी, अमेरिका में उत्पादन बढ़ना स्टार्ट हो चुका। तो अमेरिका की जो कंपनी थी वहां तो जबरदस्त मात्रा में उत्पादन हुआ, तभी तो अमेरिका वाले अमेरिका भारत का जब तो दोस्त बना। हम क्या कह रहे, चिल्ला अमेरिका भारत का दोस्त, 2 देश कभी दोस्त हो ही नहीं सकते, ऐसा समझ लो। 2 देश कभी दोस्त हो ही नहीं सकते। दोस्ती तो देखो किस पर्पज के साथ हो रही, हम भूल गए क्या? जब मोदी जी 2014 में सत्ता में आए थे, उन्होंने पता क्या कहा था? जिस जनसंख्या को तुम अभिशाप समझते हो, हम इसे वरदान समझते हैं, इसका फायदा उठाना चाहिए। और बाद में जाएगा 4 साल बाद जाके स्टेटमेंट बदल गया, ये कह रहे जनसंख्या ही बढ़ रही तो मैं नौकरी कहाँ से दूँ?
पकौड़ा बनाओ चलो, ऐसे समझ में, क्योंकि ये भी तो रोजगारी हो। इतना बताओ समझ में आया नहीं यार? चलो अच्छी बात। तो बताओ अमेरिका की समस्या वही है जो यूरोप की समस्या। क्या अमेरिका कंपनी यूरोप की मार्केट में जाकर अपना सामान बेच सकती है? उनकी तो पहले तो वही समस्या, तो उनकी समस्या और क्यों बढ़ाओ? क्या अमेरिका की कंपनी अफ्रीका के देशों में जाकर सामान बेच सकती है? उनकी इतनी क्षमता नहीं है सामान खरीद सके। क्या अमेरिका की कंपनी एशिया के अंदर, दक्षिण एशिया के अंदर जो देश है जिनकी जनसंख्या ज़्यादा, इशारा किसकी तरफ? चाइना और भारत की तरफ, क्या उसके अंदर सामान बेच सकती है? बेच सकती है। क्या ये 70 के दशक में आने की अनुमति थी भारत के अंदर? नहीं ना, क्योंकि इन पे एक बार विश्वास करके देखा था। वास्को डी गामा आया था ना यहाँ से, आया समझ में, एक करके फिर सारे आए हैं, और इन्होंने जो कंपनियां कोठियां लगानी स्टार्ट करी, तो उसके बाद जो सिलसिला जारी हुआ उसके बारे में तो पहले थी भली भांति परिचित हो, एनसीईआरटी में अच्छी तरह दिया हुआ। आया समझ में? बताओ कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक, इसका मतलब अभियान का इशारा किसकी तरफ बढ़ने वाला? भारत की तरफ। सब जनसंख्या किसकी? चाइना की। फिर दूसरे नंबर पर किसकी? इन दो देशों की तरफ। चाइना के अंदर पहले थी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में, चाइना के लोग चाइना की वस्तु नहीं खरीदते, कहते हैं जिसके घर में घर की मिठाई हो ना उसको पसंद नहीं आती। आया समझ में? बाहर की वस्तु लेकिन वहां खपत है। समझ में आया बात? यार चाइना के लिए बहुत बुरी स्थिति है। कहा जाता है अगर किसी देश के लोगों का उसके घर में उस पर विश्वास खत्म हो चुका हो ना, मतलब किसी व्यक्ति हो, उसके व्यक्ति के घर में, उस व्यक्ति का घर में उसका खुद का विश्वास खत्म हो चुका है, उसके लिए तो बुरी स्थिति कुछ नहीं हो सकती। चाइना के अंदर चाइना के लोगों का चाइना पे विश्वास खत्म हो चुका है, उसके लिए तो बुरी स्थिति कुछ नहीं है, क्योंकि चाइना ना बैन लगाई जनसंख्या पर, उसकी घरेलू मार्केट में उसके सामान की डिमांड नहीं है, बाहर की वस्तु भी खरीदी जाती है वहां से। इतना बताओ समझ में आया नहीं है? भारत के लोगों का गुडविल पता क्या है? भारत के लोग बहुत प्रतिभाशाली होते हैं। भारत के लोगों की खास बात पता क्या हो? हर चीज को ना कल्चर तो जोड़ कर देखते, कल्चर तो सांस्कृतिक तौर पर भारत की, इंडिया की, जैसे ये कुछ ज़्यादा स्पेशल कुछ 4-5 समारोह का नाम बता रहा हूँ। जैसे दिवाली आगा ना, जैसे दिवाली आगा या फिर होली आगा या फिर ऐसा आगा 15 अगस्त आगा, तो ये समझ जाएंगे ना देशभक्ति की भावना तो भर जाते हैं। ऐसा समझ, पटाखे यूज नहीं करने, वो नहीं यूज करने, तो ये ना इसे 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 कहते हैं कि तुम मूर्खों की नगरी में बसे हुए। तो देशभक्ति की भावना से भर जाते हैं। उस टाइम पर ने चाइनीज गुड्स का और जो विदेशी वस्तुओं उनका विरोध करने लगते हैं। हाँ, तो उसके बाद ये और 15 अगस्त में ना कहते हैं भारत का झंडा खरीद दो, फलाना खरीदो। अच्छी बात है, खरीदना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी तो देखना चाहिए तुम्हारी स्थिति कहाँ सी, तुम्हारी और उनकी तो कोई तुलना ही नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था भारत में लगभग 1000 व्यक्तियों तो केवल 32 व्यक्तियों के आसपास कार है। 1000 मतलब लगभग 100-150 आदमी के पास कार है, 100 के भी 32-35 व्यक्तियों के आसपास कार है, 32 को दिखाया था। अमेरिका के अंदर ना 1000 मतलब 432 लोगों के पास कार है। अंतर है नहीं है? अंतर तो सके हो कुछ हो भी, ये तो कुछ है ही नहीं। अंतर तो हो जो कुछ हो भी, ये तो अंतर का तो कोई नाम निशानी नहीं है, कोई तुलना नहीं करी जा सकती। तो बताओ दोनों देशों के पास समस्या, हमारे पास क्या समस्या? हमारे पास उत्पादन नहीं है, उनके पास डिमांड नहीं है। समस्या दोनों के पास है, ठीक। और दोनों की समस्या का समाधान भी फिर अलग अलग होगा। एक डॉक्टर के पास 2 मरीज चले गए, डॉक्टर के पास दोनों मरीज चले गए, तो डॉक्टर का ये ऐसे तो करने तो रहा कि दोनों मरीज को एक जैसी दवाई देगा। ऐसे समझ, हो सकता दोनों की प्रॉब्लम सेम हो तो सेम दवाई देनी पड़ेगी। दोनों की पेशेंट की प्रॉब्लम अलग अलग होगी तो दवाई भी तो अलग अलग दी जाएगी। तो बताओ भारत की जो समस्या का निदान होगा वो कैसे होगा? इस प्रोडक्शन पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए भारत के अंदर जितनी भी स्कीम चलाई जाती है ना, योजना चलाई जाती है, वे सारी योजनाएं प्रोडक्शन के आसपास घूमती है। हम कहते हैं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, उत्पादन प्रोत्साहन योजना भारत के अंदर चलाई जा रही है। आए समझ, भारत के अंदर ऐसी, भारत के अंदर बहुत सारे मंत्रालयों के अंदर, बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर, बहुत सारे डिपार्टमेंट के द्वारा ये ऐसी ऐसी योजना चलाई जा रही कि कंपनियों को कहा जा रहा तुम उत्पादन करोगे ना, हम तुम्हें इंसेंटिव देंगे, तुम्हें टैक्स में छूट देंगे, तुमसे कम टैक्स ले जाएगा, तुम प्रोडक्शन करो, उत्पादन करो। क्यों कह रही सरकार? क्योंकि वहाँ उत्पादन की कमी। हमारे यहाँ इतना भी उत्पादन नहीं है भारत के अंदर। हमारे यहाँ ना एक साधारण आसान भाषा में समझो, हमारे घर में 7 मेंबर है, 7 मेंबर के पास इतना भी उत्पादन नहीं है कि अपने घर में अपनी खुद की रोटियां बना सके। ये भारत ईश्वर के यहाँ तो रोटी मांग कर लेकर आते हैं। आए समझ,
4-5 रोटियां इनके हाथ लेकर आते हैं। इतना बात बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब भारत की स्थिति समझ लो, ऐसे समझ लो। अब भारत की स्थिति समझ लो, समझ लो भारत की स्थिति कैसी। भारत के अंदर इतना भी उत्पादन नहीं हो रहा कि यहाँ की खपत के लिए बराबर हो। हमें बाहर से खरीदना पड़ रहा है, बाहर से खरीदना पड़ रहा है। समझ में आया बात? या इतनी बुरी हालत हमारी। ये मोबाइल फोन इतने सस्ते सस्ते क्यों बिक रहे? उनके यहाँ ये सब हो चुका, सबके पास ही हो, इसे तो यहाँ का सस्ता है हो। आया समझ में? उनकी समस्या कहाँ की? डिमांड की। उनके यहाँ डिमांड नहीं है, हमारे यहाँ सप्लाई नहीं है। समस्या दोनों के पास है। आया समझ में? अब तुम्हारी समस्या क्या है? तुम्हारे पास पैसा ही पैसा, इसे तुम पढ़ रहे हो। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? मेरे पास पैसा नहीं है। समस्या दोनों के पास है। कौन सा? इतना बताओ समझ में आ गया नहीं है? कोई दिक्कत? तो ये बताओ 1991 तक पहुंच चुके हम। आया 1991 का दौर। कहते हैं भारत की स्थिति ना 1991 पर सबसे ज्यादा खराब थी। इतनी ज्यादा खराब थी कि भारत के पास ना आयात करने के लिए जो आरबीआई की टोकरी के अंदर जो डॉलर रखा हुआ था, उस समय 13 दिन का सामान खरीद सकते थे बस। बाहर जब कच्चा तेल खरीदने जाओगे, कोयला खरीदने जाओगे, गोल्ड खरीदने जाओगे, तो आरबीआई की टोकरी में इतना पैसा बचा हुआ था, वो 13 दिन के लिए पर्याप्त था जो डॉलर था। हमारी वित्तीय स्थिति कितनी खराब हो चुकी। और दूसरी भाषा में एक बात कही जाती है कि ऐसा कौन सा देश है जिसके सामने हमने हाथ नहीं फैलाया? सबके सामने हाथ फैलाया। रूस, पाकिस्तान, सबके सामने हाथ फैलाया, किसी ने हमारी मदद नहीं करी। तब जाकर भारत की आरबीआई ने ना भारत का सोना गिरवी रखा। आरबीआई के पास सोना मौजूद है, उस सोने को भारत गिरवी रखने गया आईएमएफ के पास। IMF तब जाके उन्होंने हमें लोन दिया। आया समझ में? तब देश के दो महान अर्थशास्त्री कह सकते हैं, तुम्हें महान शख्सियत कह सकते हो। PV नरसिम्हा राव वे देश के प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। आया समझो? जब उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया, इन दोनों व्यक्तियों ने दोनों बहुत अनुभवी और दूरदर्शी लोग थे। इन्होंने भारत की इकोनॉमी के अंदर ना रिफॉर्म करे और FDI को आने की अनुमति दी। दूसरी भाषा में हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। तब इन्होंने वैश्वीकरण को अपनाया। आया समझ में? इन्होंने फिर जाकर वैश्विक सम्मेलन में जाकर संयुक्त राष्ट्र संघ में हस्ताक्षर कर दिए, आओ बाहर की कंपनी हमारे यहाँ आ जाओ। जैसे ही आई, क्योंकि वो तो बहुत दिन तक इंतजार कर रहे थे, 19-20 साल हो गए थे इंतजार करते करते उन्होंने। आया समझ में? उनकी कंपनी में सामान्य लैपटॉप रहे, लैपटॉप टैब इनके चट्टे लगते चले जा रहे थे। वे तो इंतजार कर रहे थे कब भारत की मार्केट खुले। अगले दिन उसके बाद जैसे मार्केट के गेट खोलते गए, जो आमूल चूल के परिवर्तन हुए, विश्व की अर्थव्यवस्था का एकीकरण हुआ। जो चीज़ हमारे पास नहीं आती ना, हम वहाँ से खरीद के ले गए, जो उनके पास नहीं आती वो हमारे पास से खरीद के लेके चले गए। अब वैश्वीकरण के क्या क्या फायदे हुए, क्या क्या नुकसान हुए, ये मार्केट में पढ़ाए जाते। तुम्हें अलग अलग किताबें पढ़ाए जा रहे, 10वीं में भी, 11वीं में भी, 12वीं में भी, अलग अलग जगह पढ़ाए जा रहे। तुम्हें भी कई जगह पढ़ने को मौके मिलेंगे। तुम्हें वैश्वीकरण का क्या क्या फायदा हुआ, क्या क्या नुकसान हुआ, मैंने कई बार चर्चा कर रखी है। आज तुम्हें वैश्वीकरण के बारे में दोबारा फिर बता रहा हूँ। ये तो विश्व की अर्थव्यवस्था का एकीकरण हो चुका है, विश्व की अर्थव्यवस्थाएं एक हो चुकी। अब वैश्वीकरण जैसे ही आया तो ये भारत की कंपनियां थी ना, यहाँ आकर कंपनियां लगनी स्टार्ट हुई। तो जैसे कंपनियां लगनी स्टार्ट हुई ना, तो कंपनियां जब आ गई वो टेक्नोलॉजी लेकर आ गई। उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी जो हमने आज तक देखी नहीं। हर जगह मशीन काम कर रही थी। ये जो बोतल है ना, बोतल, तो भारत के लोग तो हाथ से अपनी मिट्टी का घड़ा बर्तन बनाया करते थे। एक घड़े को बनाने में 2-3 घंटे लगाया करते थे। टाइम तो उनके पास पूरा हुआ करता था। मशीन आई हुआ ऐसे ऐसे 50,000 घड़े बना दिए उसने एक दिन के अंदर ही। जो वो मशीन देखी ना, तो भारत के लोगों के अंदर ना इनोवेशन डेवलप हुआ। भारत के लोगों का तकनीक जो मानसिक रूप से तकनीकी विकास हुआ। वैश्वीकरण का फायदा आयो। और वैश्वीकरण का फायदा बता क्या हुआ? अभी वैश्वीकरण के फायदे बता रहा हूँ तुम्हें, फिर नुकसान बताऊंगा वैश्वीकरण का। ये FDI आया, फिर 1992 में FPI भी आया। तो भारत के लोग जब आए ना यहाँ से, जो विदेशी लोग आए यहाँ शेड्यूल में आए हुए, जो शेड्यूल में जैसे आए हुए विदेशी लोग थे, तो उनके ना पता क्या हुआ, तो वहाँ के लोग, वहाँ की जो महिलाएं भी आई साथ में। जब यहाँ की महिलाओं ने वहाँ की महिलाओं को भारत की महिलाओं ने यहाँ की महिलाओं को देखना स्टार्ट किया, तो उनमें आमूल चूल का परिवर्तन आया। उनकी सोच ओपन सोसाइटी होगी। ऐसा समझ में, जो पितृसत्तात्मक सोच थी ना हमारे यहाँ, क्योंकि वहाँ महिलाओं को आज़ादी पूरी तरह देखते हैं। महिलाओं के सामने कोई पर्दा प्रथा नहीं है। ऐसा समझ में, देखो यहाँ की महिलाओं को कितना घूंघट में रहना पड़ता। पूरे मैंने सुना है कि एक महीना पूरे के पूरे उसने 52 साल अपने पर्दे में गुजार दिए, कभी पर्दे से बाहर नहीं निकली हो।
आया समझ में? ऐसी ऐसी महिलाएं दिखा देता हूँ तुम्हें कि 45 साल तक ना वो ऐसे ही गुजारते थे, पढ़ते पढ़ते में ही घर में ही, बस घर तक, और घर तक बाहर कभी गई नहीं। 52 साल ऐसी महिला तो मिलवा सकता हूँ भारत में तुम्हें, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं। आया समझ में? जब ये वैश्वीकरण का युग आया ना, तो उन्होंने विदेशी महिलाओं को देखा, यूरोपियन महिलाओं को, तो उसके अंदर अमूल चूल का परिवर्तन हुआ। अमूल चूल का परिवर्तन कैसा हुआ? जब उन्होंने देखा ये तो बहुत ओपन सोसाइटी है, और ओपन सोसाइटी, तो उनकी सोच डेवलप हुई कि महिलाएं भी कंपनियों में काम करती है और ये मशीन ठीक करती है, तो इनकी सोच डेवलप हुई, तो फिर इन आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति आगे बढ़ी, तो महिलाओं की जो सोच में सकारात्मक परिवर्तन हुआ, उनके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद था। ओपन सोसाइटी आई, महिलाओं को ना आज़ाद होने का मौका मिला। ये सुन लो, तीसरे नंबर का फायदा, इतना ही फायदा नहीं हुआ, आज समझ में? मैंने कहा माइंड तकनीकी रूप से विकसित हो चुका, टेक्नोलॉजी आया, जिस टेक्नोलॉजी को हमने तो कभी देखा नहीं था, वो कंपनी में अच्छी अच्छी मशीनें देख रही है, यार ऐसी ऐसी मशीनें भी है, वो सब बाहर से आई थी, एफडीआई को आने की परमिशन दी थी ना। तीसरे नंबर पर क्या हुआ? चौथे नंबर पर जैसे आना स्टार्ट हुआ, तो भारत का ना व्यापार तेजी के साथ बढ़ना स्टार्ट हो चुका। भारत की जो आरबीआई की टोकरी थी ना, तेजी के साथ बढ़नी स्टार्ट हो चुकी। अच्छा कौन हो तुम? जो नो, अच्छा आरबीआई की टोकरी में चलो पैसे डाल लो, जो कंपनी लगाओ भारत में, बिहार में जाकर। अच्छा कौन हो तुम? कि मैं सिंकानिया हूँ। अच्छा सिंकानिया हो, चलो पैसे डाल लो, इधर चल जाओ। तुम कौन हो? मैं गुरुस का हूँ। अच्छा गुरुस का हो, अच्छा पैसा डाल लो। तुम कौन हो? आयत खान हो, चलो आयत खान आयत। अच्छा कौन हो? मैं सेनेंस को हूँ। अच्छा सेनेंस को, आ जाओ आरबीआई की टोकरी में पैसा डालो। आरबीआई की टोकरी बढ़ती चलेगी, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता चला गया। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 640 बिलियन के पार कर चुका। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है ना, वो 640 बिलियन डॉलर के पार कर चुका। आज हम दुनिया में ना तीसरे चौथे नंबर पर आ रहे, तीसरे चौथे नंबर पर आ रहे विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। और देखो हमारी कभी हालत क्या थी, कितना फायदा हुआ वैश्वीकरण का, आया समझ में? और जब आरबीआई की टोकरी में डॉलर दिखाई दे ना, तो जो भारत के निवेशक उन्हें आना अच्छा लगा कि भारत की वित्तीय स्थिति खराब नहीं है, आ जाओ, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा डिमांड है। इतना बताओ समझ में आया नहीं? और भी वैश्वीकरण के इतने फायदे हुए, सामाजिक परिवर्तन भी हुए, कुछ संस्कृतियों का सम्मिलन हुआ। जो संस्कृतियाँ थी ना, वहाँ का कल्चर हमारे यहाँ कल्चर में मिलना स्टार्ट हुआ। जो भारत के लोग क्षेत्रीय भाषा बोलते थे ना, उन्हें देख देख कर ना वे इंग्लिश बोलते थे, हाय कैसे हो, हे बेबी, ये वो। तो यहाँ की लड़कियों ने भी अपने हस्बैंड को बेबी कहना स्टार्ट कर दिया। ये सुन लो, अमूल चूल के परिवर्तन हुए नहीं हुए? इतना ही परिवर्तन नहीं हुआ, और भी परिवर्तन हुए। ये सामाजिक परिवर्तन थे, कुछ राजनीतिक परिवर्तन भी हुए। हमने उनके यहाँ की चुनाव जो प्रणाली थी ना, वो भी हमने सीखने स्टार्ट करी। तो कुछ राजनीतिक परिवर्तन भी हुए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन हुए, जबरदस्त मात्रा में इस तरह परिवर्तन हुए, और भांति भांति प्रकार तो प्रभावित किया वैश्वीकरण ने। ये परिवर्तन हुए, कुछ छोटी चर्चा कर ली वैश्वीकरण की, फिल्म से कला का बढ़ाएंगे। ये तो सकारात्मक परिवर्तन थे। अब नकारात्मकता आ जाओ। वैश्वीकरण ने जो सबसे ज्यादा फायदा तो बहुत हुआ, वैश्वीकरण ने सबसे ज्यादा नुकसान डाला ना, वो पता किस पर डाला? भारतीय संस्कृति पर, उस पर चोट पहुंचाई, बहुत गहरे गहरे तरीके से चोट पहुंचाई। आए समझ में? तो यहाँ की जो छोटे छोटे लड़कियां थी ना, समझ में आई, ये भी कहती मम्मी ये कैसे कपड़े पहनती है, अच्छा कैसे कपड़े पहनती है। उसने भी शॉर्ट्स बनाने सीख लिए और शॉर्ट्स ही पहनने सीख लिए। कहाँ से आए? यूरोपियन गाने देखने स्टार्ट किए, यूरोपियन गाने देखने स्टार्ट कर लिए, ऐसी भाषा कर ली, छोटे छोटे कपड़े पहन के मार्केट में बाहर निकलना स्टार्ट कर दिया, कोई रोक ठोक ही नहीं है। आए समझ लो, जिसके कारण अपराधी प्रवृत्ति तेजी के साथ बढ़ी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक्ट था 1991 के बाद ना, भारत के अंदर वैश्वीकरण के पश्चात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट बता रहा हूँ 2020 की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट हर साल आती है, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण रिपोर्ट। उसमें कहा गया कि वैश्वीकरण के बाद ना भारतीय कल्चर में जिस तरह हस्तक्षेप हुआ वैश्वीकरण का, विदेशी संस्कृतियों ने हमारे कल्चर में हस्तक्षेप करा, तो उसके बाद ना जो आपदा के आपराधिक मामले, रेप केस तेजी के साथ बढ़े मार्केट में। आया समझ में? गहरी चोट पहुंचाई। दूसरे नंबर पर टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो चुका, इतना जो तकनीक है इतना विकास हो चुका उसका, कि इंसान अकेला होता चला गया। शहरीकरण में जहाँ शहर में लोग पहले तो अकेले रहते थे, अब सोशल मीडिया के जमाने में ना एक बच्चा अपनी माँ से नहीं बात कर पाता, इंटरेक्ट भी नहीं कर पाता, सोशल मीडिया के साथ बिजी, उस पर रील चलाने में लगा हुआ। एक डांस इधर तक कर रही, एक डांस इधर तक कर रही। उसकी मम्मी की सर में दर्द हो रहा, उसे यूं नहीं पूछा, मार्केट चला गया, बस ऑर्डर कर दी दवाई, फोन में बैठे बैठे आया, डॉक्टर चला गया, उसे देख कर भी चला गया। आया समझ में? अकेलापन तेजी के साथ बढ़ा।
जिसके बाद चलते क्या हो, जब अकेलापन हो ना, गुस्से की प्रवृत्ति भी तेजी के साथ बढ़ी, फिर भांति भांति प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो। और हाँ देखिए, सबसे ज्यादा जो समस्या ना वो बुजुर्गों के लिए उत्पन्न हुई। किसके लिए? क्यों? क्योंकि वे जो पहले, उन्होंने तो टेक्नोलॉजी तक पहले ही रूबरू नहीं आते हैं, नफरत करते थे टेक्नोलॉजी तक। आए समझ में, वो क्या फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं या इंस्टाग्राम चलाते बैठ कर, उन्हें क्या मतलब था इन सब चीज़ों का? वे कौन सा रील देखते, तुम्हें अकेला होते चले गए। जैसे अकेले शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी, क्योंकि ऐसा देखा जा, जो विदेशी लोग ना शहर की तरह रहते हैं, सब शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ेगी ना तो अकेलापन बढ़ता चला जाएगा। समझ, परिवार में विघटन जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। आज समझ, जो गांव के लोग थे ना, उन्होंने शहर की तरफ प्रस्थान करना स्टार्ट कर दिया। जो माँ थी वो गांव के अंदर रह गई, और जो पिताजी थे वे शहर में चले गए। आज समझ, रिश्तों में पारिवारिक विघटन हुआ। उसकी समस्याएं आज तक देखी जा रही भारत के अंदर। ये सब लिखना। आज समझ, जो घर में बहू होती है, बहुएं, आज समझ में, हाथ में रिमोट लेकर ना, पिताजी तो टीवी देख रहे थे, वे आते हैं, कहते हैं चलो आप बाहर बैठ जाओ जाकर। ये बाहर बैठे रहते हैं शहर के, और किसी खाट घेर कर बस एक लाठी उनके हाथ में और चेयर पर बैठे रहते हैं, आते जाते लोगों को ताकते रहते हैं ताकि उनके साथ भी कोई बोलने वाला होगा। और जो महिलाएं ना पूरे दिन भर ना बैठ कर, जो बेटे की बहू होगी वो पूरे दिन बैठ कर नाटक देखती रहती है। ऐसा तुम्हें नहीं लग रहा है? ये आज की सच्चाई है। ये सुन लो, इतना ही नहीं परिवर्तन हुआ, वे इतने अकेले हो चुके, उन्हें भांति भांति प्रकार की समस्या हो जाती है। और जो व्यक्ति बाहर बैठा रहता वो अपनी पत्नी को याद करता रहता। ऐसा समझ, वे जहाँ कहाँ पहले एक साथ रहा करते थे, दोनों वर्ग व्यक्ति थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, एक साथ रहा करते थे, तो विघटन हुआ ना, रिश्तों में विघटन हुआ, तो ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई। वैश्वीकरण ने ऐसे लाकर खड़ा कर दिया। एक देख रहा था, एक बच्चा था इंस्टाग्राम पर चैटिंग करने पर लगा हुआ जबरदस्त तरीके से। यूं नहीं पता किसके साथ चैटिंग कर रहा है। यूं कह रहा है मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा देखा आज तक? देखा ही नहीं, देखा ही नहीं आज तक। कितने सालों की चैटिंग कर? 1.5 साल चैटिंग करी। कितने साल? ब्रेकअप होगा ना, ब्रेकअप होगा। मैंने कहा क्या देखा था? मैं इसकी डीपी देखी बस आज तक। 1.5 साल तक उसके साथ बिता दिया। वर्चुअलिटी में ज्यादा लोग आ चुके, इससे वैश्वीकरण का जो प्रभाव पड़ा, वास्तविकता खत्म हुई। आया समझ में, वास्तविकता पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। 1.5 साल तक पूरा इंस्टाग्राम पर बिता दिया, चैटिंग करने पर, टिक टिक करने में। अज्ञात व्यक्ति के साथ बात कर रहे। हाँ, सबसे जो गहरा नुकसान हुआ वही पर्यावरण को भी हुआ। ये पर्यावरण हितैषी नहीं आती। फिर अवधारणा अब आई 2015 के बाद, सतत विकास की अवधारणा अपनानी स्टार्ट कर दिया। आया समझ में? इतना बताओ समझ में आएगी नहीं? है हाँ, जो हमारे परंपरागत उद्योग थे, घरेलू उद्योग, उन पर गहरा आघात पहुंचा। आया समझ में? वे तो पूरी तरह नष्ट हो चुके। आज देखो, आज भी बस जियो को मान लो तुम, जो BSNL कंपनी सरकार की, जो सरकारी उपक्रम थे, वे तो पूरी तरह नष्ट हो चुके। BSNL को कौन पूछ रहा आज? सबके पास आइडिया का, वोडाफोन का, जियो का सिम मिलेगा। ये सुनो, ये पर पढ़ना, जब हम सोशल इशू पढ़ेंगे ना, सामाजिक न्याय पढ़ेंगे, वहां भी पढ़ेंगे। और जब भारतीय समाज की विशेषताएं पढ़ोगे तो वहां भी पढ़ोगे कि वैश्वीकरण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। इतना बताओ समझ में आया नहीं? ये तो सोशोलॉजी, जो मैं तुमको समझा रहा था ना, ये सोशोलॉजी का सब्जेक्ट था। इसे बोलते हैं समाजशास्त्र, ऐसा सब्जेक्ट। ठीक, अच्छा बढ़िया यूँ नहीं है, मैं समझाऊँ इतने अच्छे तरीके से, ताल लगा के समझाता हूँ, तो व्यवहारिक तरीके से धरातल तो जोड़ कर बताता हूँ। ऐसी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इतना बताओ समझ में आया नहीं है? कल से हम क्या करेंगे इकोनॉमिक्स में, जब 1991 का आर्थिक संकट आया, उसके बाद वैश्वीकरण आने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ, इसके बाद बात करेंगे। 1-2 दिन के अंदर कंपनी चलने वाला, कि कंपनी का महत्व क्या हो कंपनी, कितनी जरूरी कंपनी देश के लिए, कैसा आगे बढ़ाया। शेयर मार्केट में फिर एक कैसी कंपनियां जिन्हें आज तक किसी ने देखा ही नहीं। कौन हो? FPI, पोर्टफोलियो निवेशक, जिन्होंने पूरी मार्केट को अस्थिर बनाकर रख दिया। वो भारत के किसी कोने में बैठे हुए, उन्होंने उनकी पूरी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर नजर है। एक मार्केट में तो पैसा निकालते, दूसरी मार्केट में पहुंचा देते, पूरी मार्केट पर उनकी नजर है। भारतीय अर्थव्यवस्था को उन्होंने स्थिर बनाकर रख दिया, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को अस्थिर बनाकर रख दिया उन्होंने। एक मार्केट से पैसा निकालते हैं, दूसरी मार्केट में पहुंच जाते हैं, जो भी मार्केट उन्हें अच्छा जाता दिखा दीजिए, अच्छे मोड में जाता दिखा देगा। ठीक, इन पर सब पर बात करने वाले, ये सब इसलिए ताकि तुम्हारी समझ डेवलप हो सके। ये समझ में आया सब? यहाँ समझाएगा था IMF के बारे में। ठीक,
बताया गया था कि तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट बढ़ते। ब्रिक्स के बारे में समझ में आया, ब्रिक्स किस उद्देश्य के साथ बनाया गया था, IMF किस उद्देश्य के साथ बनाया गया, क्या क्या भारत की कंडीशन, क्या क्या समस्या, ये विकसित देशों के एजेंडे सब समझ में आया, कोई प्रॉब्लम है अभी तक? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।